सो स्टूडेंट्स, आईएमसी का जो अपना आज का लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिव स्ट्रेटजी का। वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, बट जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अंदर एक फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव टैक्टिक्स फॉर पर्सनल्स। तो ये उस टॉपिक को भी क्या करता है, कवर करता है। तो आज हम इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है बच्चों? कॉपी राइटिंग आजकल के मॉडर्न मार्केटिंग का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए क्रिएटिव तरीके से, जो कि प्रॉपरली मेरे माइंड पर बेस्ड है, उसके थ्रू मुझे क्या करना है, एक मैसेज को लिखना है ताकि मैं उस मैसेज को अपने क्लाइंट के जो उसका एडवर्टाइजमेंट बनाऊंगा उसमें उसको शो कर सकूं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें ऑफ कॉपी राइटिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्लार्क फर्स्ट पॉइंट जैसे हम देख रहे हैं इसके अंदर एब्स्ट्रैक्टिंग। अदर और प्रोसेस जो हमने पढ़े थे, ग्राम बॉल का पढ़ा था, जेम्स वेब यंग का पढ़ा था, इन दोनों ही जो पर्सन्स थे उन्होंने आपसे यही कहा कि फर्स्ट पॉइंट इन द क्रिएटिव पार्ट हमें कलेक्ट करनी होती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करेगी? कस्टमर से, आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज, मार्केट में कौन कौन से मीडियाज़ हैं, कस्टमर कौन से मीडियाज़ यूज़ कर रहा है, कौन सा क्या करंट ट्रेंड मार्केट में अभी चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हम इकट्ठी कर लेंगे। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइज क्या कहता है? जो कोई भी आइडिया आफ्टर गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं, आप उसको लेते जाइए माइंड के अंदर, और जो आपको लगता है कि ये नहीं है, सही है, उसको हटाते जाइए। पर हटाने से पहले क्या कर लीजिए, एक बार उसको वेरीफाई या रेक्टिफाई देख लीजिए कि क्या मैं इसको जिस आइडिया को रिमूव कर रहा हूँ, क्या वो सही रिमूव कर रहा हूँ या गलत रिमूव कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट आता है आपका हाइपोथेसाइजिंग। हाइपोथेसाइजिंग कहता है कि जो भी आइडिया अब आप सोच रहे हैं कि हाँ ये वर्क कर सकता है, उस आइडिया को एज ए एक्सपेरिमेंटल पैटर्न हम एक वर्किंग स्टेटमेंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, उस फॉर्म में उसको लिखना शुरू कर लीजिए। नोट डाउन करना है या आप माइंड में करना चाहें वो आप माइंड में भी कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपका जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या कहता है कि आपको उस आइडिया को लिखने में या मैसेज को कम्युनिकेट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या इस आइडिया को यदि अपन शो करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या इसमें और करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इन आइडियाज़ को एक बार आप अपने पैनल के साथ, अपने लोगों के साथ, कलीग्स के साथ, आपके क्लाइंट के साथ क्या करिए, क्लाइंट को इन्वॉल्व मत करिए भले, अपने लोगों के साथ आप क्या करिए, डिस्कशन कर लीजिए। क्या अपन ये आइडिया सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या अपन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। देन आता है आपका कॉलेसेंस। कॉलेसेंस का मतलब है कि अब आपको क्या करना है, इस जो भी आफ्टर डिस्कशन आपको निकल के आता है सॉल्यूशन कि हाँ कौन सा आइडिया बेस्ट लग रहा है, क्या आइडिया में अच्छा लग रहा है, उसको अब आप एक रिटन फॉर्मेट दे दीजिए, यानी कागज़ पर इसको लिख लीजिए। देन लास्ट इज़ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या कहता है, अब उसको लास्ट से जो आपने आइडिया अच्छा लग रहा था, अब उसमें यदि कोई एरर करेक्शन करनी है, कोई लैंग्वेज एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, कोई मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं हो पा रहा है, तो उसको रिफ़ाइन करके, पॉलिश करके फाइनल फॉर्म दे दीजिए कि अब उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट विल बी द फाइनल मैसेज। तो ये हम बात करेंगे अंडर द प्रोसेस। दूसरा आता है आपका कॉपी राइटिंग के अंदर कॉपी एलिमेंट। कॉपी राइटिंग करते वक्त हमारे लिए कौन कौन से एलिमेंट आए, जैसे हम बात कर रहे थे आइडियाज़ के रिगार्डिंग कि हमें क्या क्या करना था। तो अब उसके अंदर पहला आता है आपका हेडलाइन। तो हेडलाइन पे हम बात कर लेते हैं। हेडलाइन जैसे हमने पहले भी पढ़ी इस लास्ट लेक्चर के अंदर, ये आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट में जब भी हम हेडलाइन का जिक्र करते हैं तो ये सबसे पहले इम्पैक्ट डालते हैं किसके ऊपर, कस्टमर की आइज़ के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर आइज़ पे हेडलाइन और पिक्चर, इन दो चीज़ों को ही वॉच करता है, उसके बाद वो अंदर का मटेरियल पढ़ता है। तो हेडलाइन शुड भी क्या होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए, और कस्टमर को क्या करे, अटेंटिव कर दे कि हाँ कुछ उसको समझना है, देखना है, पढ़ना है। दूसरा सब हेडिंग। सब हेडिंग क्या कहती है, वो फैक्टर्स जो कि आपकी हेडलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम कंसिडर करते हैं अंडर द सब हेडिंग। तो जो आपकी हेडलाइंस हैं, और यदि आपको लगता है इस हेडलाइन के अंदर हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे हम देखते हैं रिसर्च पेपर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं,
तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो उस पेपर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो कोई भी पर्सन है जैसे, तो वो कीवर्ड से भी एनालाइज कर सकता है कि इस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया गया है, तो वो हम सब हेडलाइंस में यूज़ कर सकते हैं। देन आता है बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी क्या होता है? बॉडी कॉपी एक मिडिल पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का, जिसके अंदर हम टेक्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यूज़ करते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं। ठीक है। देन आता है कैप्शन। कैप्शन जो होता है एक स्मॉल यूनिट होती है जो कि थ्रू एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, कूपन्स या स्पेशल ऑफर्स के तौर पे हम उसको दिखा सकते हैं। कैप्शन इसलिए भी यूज़ होता है कई बार इन अ पिक्चर फॉर्म कि कस्टमर जो होता है थोड़ा सा क्या है, इसको जितना चीज़ें हम बताते चलते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो वो हर चीज़ को क्या है पढ़ लेता है, देख लेता है। तो हर एक सीक्वेंस को कभी कभार वो एनालाइज करना चाहता है। देन आता है ब्लर्ब और बैलून। ब्लर्ब और बैलून क्या है? नॉर्मली न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार उसमें भी देखा गया है हमारे में ब्रॉडकास्ट में भी। तो जैसे नॉर्मली क्या, जैसे मान लीजिए हमने पिक्चर लगाई, अब पिक्चर में क्या है, हमें लग रहा है कि जो मॉडल है वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके माउथ के पास एक बड़ा सा बैलून बना के उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो सामने वाले कस्टमर को समझ में आता है कि यस, ये स्टेटमेंट ये पर्सन बोलना चाह रहा है। ऐसे ही टेलीविज़न में भी दिखाई देता है, ब्रॉडकास्ट में भी इस चीज़ को दिखाई देता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल देखा था, 7 अप का एडवर्टाइजमेंट आता था, वहाँ पे भी हमने देखा था एक पर्सन था कार्टून कैरेक्टर, और वो जब भी कुछ सोचता था तो उसके सामने कोई बल्ब जल जाता था, या उसके दिमाग के आसपास एक बैलून से बना के एक स्टेटमेंट आ जाया करता था कि वो क्या सोच रहा है। दैट इज़ अ ब्लर्ब और बैलून। देन बॉक्सेस एंड पैनल। बॉक्सेस एंड पैनल क्या है? इसके अंदर जो कंटेंट हम लिखते हैं वो कस्टमर को मेन अटेंटिव करने के लिए और अवेयर करने के लिए लिखा जाता है। देन आता है आपका स्लोगन और लोगो। स्लोगन और लोगो जो है लास्ट में एज ए सिग्नेचर यूज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया है ये किस पर्सन ने दिया है, कौन इसका आइडेंटिफाई स्पॉन्सर है। और लोगो इसलिए दे रहे हैं ताकि कस्टमर के माइंड में वो जो लोगो है वो क्या करे, पोजीशन बनाना शुरू कर दे। तो स्लोगन और लोगो जो होते हैं वो पोजीशन का काम करते हैं कस्टमर के माइंड में। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसके अंदर। तो देखिए, जिसमें इसमें हमने लिख रखा है कि रिड्यूस 70%, दैट इज़ अ हेडलाइन। तो हमने कस्टमर को सबसे पहले क्या टारगेट दिया देखने के लिए कि हमने कुछ 70% रिड्यूस कर दिया। क्या रिड्यूस कर दिया? तो हमने एक पिक्चर दिखाई जिसके अंदर एक आदमी जो है बातें कर रहा है। तो यदि हम ये देखें तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है, और हमने इसमें नीचे लिखा है एक फैक्टर सब हेडिंग में, योर रोमिंग बिल अप टू। तो दैट इज़ क्या समझ में आया कि जब भी हम कोई बाहर जा रहा है, रोमिंग में है, तो हमारा बिल 70% तक कम आ सकता है। तो हमारी ये तो सब हेडलाइन थी, ये हमारी हेडलाइन को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि ये एडवर्टाइजमेंट किसी मोबाइल कंपनी का है और हमारे फेवर के लिए कुछ छपने वाला है। तो हमने इस के नीचे लिखा के साथ साथ रिलायंस इंट्रोड्यूस वैल्यू रोमिंग, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट। अब आगे आपका, अब जैसे उसने नीचे पढ़ा उसने क्या देखा, रिलायंस इंट्रोड्यूस वैल्यू रोमिंग। अब वो वैल्यू रोमिंग कर रहा है। क्या आपका लिए रोमिंग पे जाना भी क्या है, फ़ायदेमंद है। देन वी यूज़ बॉक्स एंड पैनल, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लिख रखे हैं। बॉडी कॉपी में हमने क्या लिखा है कि हमारा क्या ऑफ़र हम चल रहा है, और अगर आप वैल्यू रोमिंग हो लेते हैं तो क्या इसके क्या एडवांटेज है। देन वी यूज़ कैप्शन। कैप्शन क्या कह रहा है, स्टॉप कॉस्टली रोमिंग, स्टार्ट वैल्यू रोमिंग। तो ये उन्होंने कैप्शन के रूप में दे दिया। देन वी यूज़ वैल्यू रोमिंग, ये भी हम कैप्शन के तौर पर दे सकते हैं। और लास्ट में देखिए लोगो लिखा हुआ है, और स्लोगन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर हम सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमने एडवर्टाइजमेंट बना लिया, क्रिएट कर लिया, मैसेज बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि क्या हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है प्रिंट में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमारे इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स या क्या फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल्स कहता है एस्टेब्लिशिंग एन ऑब्जेक्टिव। एस्टेब्लिशिंग एन ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि मेन सेलिंग आइडिया शुड बी एम्ड एट द ऑब्जेक्टिव।
किस पर्पस के लिए आप ये एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए क्यों बनाना चाह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। आप क्यों अपने क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप मेरे प्रोडक्ट या सर्विस का, इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाइए, प्रोडक्ट एक्स का, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम ये एडवर्टाइजमेंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, हमारे क्लाइंट क्या चाह रहा है। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग फॉर सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, क्या हम कंपनी की इमेज को दिखाना चाह रहे हैं या हम सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाह रहे हैं। देन, क्या ये नया प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि जब भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करता है तो हमें क्या देखना पड़ता है, 4 स्टेजेस ऑफ पीएलसी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो न्यू प्रोडक्ट का मतलब हो गया, क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होगा। देन, आर यू ट्राइंग टू गेट द रीडर टू स्पेसिफिक एक्शन, क्या आप अपने रीडर को एक्शन यानी कि सेल्स प्रमोशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सेल्स को तुरंत बढ़ाना चाह रहे हैं, इस शॉर्ट टर्म सेल्स, या आप कोई पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रहे हैं, क्या आप पब्लिक रिलेशन करना चाह रहे हैं, ऐसे ही, या आप रीडर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं, यानी परसुएट के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड की बात करते हैं, सेल टू द ऑब्जेक्टिव। अब आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के मेरिट्स को दिखाना है। तो मेरिट्स दिखाने के लिए क्या है, आपको अपने बेनिफिट्स पे फोकस करना पड़ेगा, फैक्ट्स पे नहीं, बेनिफिट पे। तो फैक्ट्स क्या है कि हमें उन कस्टमर्स को ये बताना है कि फैक्ट तो है वो है, बट फ़ायदा किसमें है, मेरिट्स दिखाने, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेल आउट होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है, हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स करनी है, तो वी नीड बेनिफिट्स। तो इसके लिए आप कुछ अप्रोचेज़ हैं, हम देख सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के मेरिट कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कंडीशंस को देखा। पहली कंडीशन देखिए, एक कंपनी का फैक्ट हम बात करते हैं, फैक्ट और मेरिट में क्या अंतर है। फैक्ट बताया कंपनी ने कि एक कंपनी है ABC जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही है 1960 से, और उसने बताया कि वी आर द फैमिली ओन्ड एंड आवर प्रोडक्ट्स आर मेड इन द US, वी आर स्टाफ ओवर 100 इंडस्ट्री प्रोफेशनल। तो ये फैक्ट था उस इंडस्ट्री का कि वो कितनी पुरानी है, उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने समय से उसके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो पर ये फैक्ट उसकी सेलिंग में क्या फ़ायदा देंगे। क्या आपका जो कस्टमर है या जो आपका परचेजिंग मैनेजर है, क्या एक फैक्ट को बता के आपके प्रोडक्ट को सेल कर देगा, नहीं। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बेनिफिट। बेनिफिट हम कैसे शो कर सकते हैं, बेनिफिट हम शो कर सकते हैं कि XYZ कंपनी आर 15% स्ट्रॉन्गर देन अवर कॉम्पिटिटर्स। हमारी जो कंपनी है वो हमारी कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। तो यदि आप हमारे थ्रू ऑर्डर बुक करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी, आपकी जो प्राइस पड़ेगी वो कम पड़ेगी, है ना। तो यहाँ हमने क्या बता दिया, बेनिफिट, कि अगर आप हमसे प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट में कमी आ जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ हमें देखना है कि हमें फैक्ट बताना है या हमें बेनिफिट बताना है। तो यदि इफ़ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट तो हमें बेनिफिट पे ही फोकस करना पड़ेगा, फैक्ट पर नहीं। देन डिज़ाइन द एडवर्टाइजमेंट। अब डिज़ाइन द एडवर्टाइजमेंट में क्या आता है, हमारा पहला पॉइंट, डिज़ाइन द ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि कस्टमर उसको ईजिली पढ़ सके, क्योंकि हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, मैगज़ीन की बात कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में भी क्या है, क्योंकि कस्टमर क्या है उसको पढ़ेगा, तो पढ़ने के लिए हम क्या देख रहे हैं, हमें सिंपल और स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कई बार होता है कि हम बहुत टिपिकल या टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेंगे तो उस एडवर्टाइजमेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई देखेगा नहीं, पड़ेगा ही नहीं इस चीज़ को। तो वी यू हैव टू यूज़ सिंपल एंड ईजी वर्ड्स। और उसके अंदर भी हम क्या कोशिश करें, यदि हम उसके अंदर अपने कस्टमर से किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, तो कस्टमर विलिंगली और इंटरेस्टली उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा। दूसरा आता है, इलस्ट्रेट योर प्रोडक्ट इन योर यूज़। अब कोशिश करिए आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ रिलेट करने की, कि वो कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है और फ़ायदे में ले सकता है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई एक्शन करते हुए मॉडल की फ़ोटो दिखा सकते हैं, कोई कैरेक्टर दिखा सकते हैं, फ़ोटो पब्लिश कर सकते हैं, ताकि लोग ये लगे कि हम ये काम करते हैं,
जैसे हमने कई बार देखा जो आपके ऑइंटमेंट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं अखबार के अंदर, तो वो कभी घुटना दिखा रहे हैं, कभी बोन्स दिखा रहे हैं, तो ताकि लोगों को समझ में आए कि जो ऑइंटमेंट है ये पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है। तो हम ऐसी पिक्चर्स को लगा सकते हैं, उसके यूज़ को दिखा सकते हैं, ताकि क्या करे, कस्टमर को उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में आसानी हो। देन अवॉइड ह्यूमर एंड शॉक वैल्यू। पढ़ते हुए जब हम अखबार देखते हैं तो उसमें आपको ह्यूमर समझ में नहीं आता। अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं ह्यूमर, तो कस्टमर उसको देख पढ़ के ह्यूमर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो रीडिंग के अंदर या न्यूज़पेपर के या प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर ह्यूमर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। देन इवेल्यूएट द इवेल्यूएट द एडवर्टाइजमेंट। अब हमें एडवर्टाइजमेंट को इवेल्यूएट करना है, तो इवेल्यूएट करने के वी हैव टू ऑप्शंस। रिपीट अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं और आपको उसका असर दिख रहा है कि सेल्स हो रही है, तो आपको लगता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है, सक्सेसफुली असर छोड़ गया। और यदि आपको लगता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट देख के सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर है, तभी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ब्लेम मत करिए। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट में बिकने होने के बाद वो भी अगर फीडबैक नहीं अच्छा आ रहा है, तो आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ब्लेम मत करिए। हमने पहले भी देखा कि हमें अपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। तो अननेसेसरी का ब्लेम हमें उन पर नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो हम बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू गेट बेटर एडवर्टाइजमेंट, टू क्रिएट बेटर एडवर्टाइजमेंट्स। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न्स की, कि टेलीविज़न पे यदि हम ब्रॉडकास्ट पे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। फर्स्ट आता है आपका आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन कहता है कि टेलीविज़न पे ऐड दिखाने के लिए भी हम आइडिया और उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड है और उसके एग्जीक्यूशन स्टाइल पे डिपेंड है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा एडवर्टाइजमेंट अपील और एग्जीक्यूशन स्टाइल। तो एग्जीक्यूशन स्टाइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आपका आइडिया है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ ही आपका एग्जीक्यूशन स्टाइल जो है तय होगा। तो स्टाइल कौन कौन सी हो सकती है, जैसे लेक्चर्स, जैसे एक पर्सन किसी ऑडियंस को लेक्चर दे रहा है, कुछ बोलते हुए सुना सकते हैं हम उसको। जैसे किसी प्रॉब्लम का डिस्कशन करना, सॉल्व करना, हम देखते हैं कई सारे को हमने देखा। जैसे टाइट का एग्जांपल है, पब्लिक बैठी हुई है, तो वहाँ एक पर्सन आके बोल रहा है कि आप की स्टेन प्रॉब्लम है, शर्ट पर से दाग के धब्बे नहीं हटते, कभी ग्रीस के धब्बे नहीं हटते, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, तो हाउ वी सॉल्व इट, तो वो हम दिखा सकते हैं। दूसरा कॉपीराइटिंग। आप जो स्क्रिप्ट तय करवा रहे हैं, जो क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप क्या यूज़ करिए, विजुअल्स। वो भी किस तरीके से, ताकि सामने वाला लिसनर उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ताकि जब हम वो मॉडल्स जो भी हम दिखा रहे हैं जब वो स्क्रिप्ट में बोलें तो लोगों को वो वर्ड्स समझ में आए। जब तक वर्ड समझ में नहीं आएंगे, कस्टमर एडवर्टाइजमेंट को टेलीविज़न पे नहीं देखेगा। देन इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि नॉर्मली टेलीविज़न्स के अंदर जो कमर्शियल्स आते हैं उसके अंदर हम म्यूज़िक्स, वॉइस, इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे जिंगल्स। तो ये बड़ा कॉमन एक है। तो हम इसके अंदर क्या है, कोई ट्यून यूज़ कर सकते हैं, कोई म्यूज़िकल ट्यून्स यूज़ कर सकते हैं, तो कोई पॉपुलर ट्यून हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इलस्ट्रेशन कि हाँ हम किस चीज़ के लिए फेमस हो रहे हैं, किस चीज़ को हम दिखाना चाह रहे हैं। देन लेआउट क्या कहता है, लेआउट एक स्टोरी बोर्ड होता है और उसके अंदर ये दिखाते हैं कि कमर्शियल कैसे दिखेगा। तो लेआउट नॉर्मली कॉपीराइटिंग के अंदर फर्स्ट आता है पॉइंट कि आपके क्लाइंट से और हम पहले एक रफ़ आइडिया दिखाते हैं कि टेलीविज़न पे इस पोर्शन पे ये मॉडल आएगा, इस पोर्शन पे स्क्रिप्ट आएगी, इस पोर्शन के बाद या इस सीन के बाद एक हेडलाइन आएगी, इस सीन के बाद ये मॉडल बोलेगा। तो ये एक हम लेआउट बना लेते हैं। तो वो लेआउट क्या दिखाते हैं हम उसको पहले चेक कर लेते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ऑन एग्जीक्यूशन ऑन टेलीविज़न, ताकि कोई प्रॉब्लम दिखे तो हम उसको पहले ही सॉल्व कर सकें। और इसके साथ साथ कई बार हम इसमें एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग तो क्या है इसके अंदर फ़ोटोग्राफी भी यूज़ करते हैं, जो कि कस्टमाइज़ भी हो सकती है और जैसा भी आपको लगता है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द दिस लेआउट डिज़ाइन।
तो आई होप कि आपको ये जो कंटेंट हमने देखा कि क्रिएटिव स्ट्रेटजी फॉर पर्सनल्स और कॉपीराइट प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ वी चेक। तो यहाँ आज आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।